हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें वीडियो में कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और नॉन करंट लायबिलिटी, ये जो दोनों टर्म हैं और इनकी सब टर्म्स या फिर जो इनके मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, उनके सब हेड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहला भी मेरा एक वीडियो है शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर वीडियो है जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट मैंने बताया है। स्टूडेंट्स, मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में समझाने की कोशिश करूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को। तो हम देखते हैं कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है। लिखा हुआ है इसमें कि इट इज़ द अमाउंट रिसीव एज शेयर एप्लीकेशन एंड अगेंस्ट विच द कंपनी विल मेक अलॉटमेंट। तो ये वो अमाउंट होती है जो कि शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट रिसीव होती है और ये इसी मनी के अगेंस्ट कंपनी क्या करती है, शेयर को अलॉट कर देती है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो जैसे हम शेयर एप्लीकेशन के लिए मनी सेंड करते हैं कंपनी में, या शेयर परचेज करते समय कंपनी को पैसा जाता है और कंपनी को पैसा मिला, उसने आपको शेयर दे दिया। प्रोसेस तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ आई है पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी तो ठीक है कि हमें शेयर मनी रिसीव हो रही है अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो फिर पेंडिंग अलॉटमेंट का क्या मीनिंग बनता है? तो जो पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब है, बहुत सी बार केस ऐसा होता है कि जो अलॉटमेंट होता है, पहले हमें मनी रिसीव हो जाती है, और मनी रिसीव होने के बाद जो अलॉटमेंट होता है, हमें रिसीव हो गई मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। तो जो हमें शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, उसके बाद हम जो कंपनी जो शेयर अलॉट करती है वो बाद में अलॉट करती है। केस क्या होता है कि बहुत सी बार जैसे 31 मार्च है और उसके बाद न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम क्या करती है कंपनी, शेयर एप्लीकेशन मनी उन्हें रिसीव तो हो जाती है लेकिन अलॉटमेंट जो होती है पेंडिंग हो जाती है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है लेकिन उस मनी के अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट जो है शेयर की वो पेंडिंग है। तो उसका एक अलग हेड बनाया जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मेन इसका जो इफेक्ट है ये है कि जो कंपनी को मनी रिसीव हुई लेकिन जो अलॉटमेंट करते हैं वो बाद में करते हैं, कुछ समय लगता है। जैसे 31 मार्च के बाद न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो जो भी टाइम लगता है, अगर कुछ लग जाता है टाइम, तो उस कैटेगरी के अलॉटमेंट को पेंडिंग अलॉटमेंट में डाल देते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है और जो अलॉटमेंट होती है वो तुरंत नहीं होती, पेंडिंग हो जाती है। तो इसलिए एक अलग इस कंपनी ने हेड बनाती है, एक अलग हेड बनाती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ द अमाउंट रिसीव एज शेयर एप्लीकेशन, ये अमाउंट है जो कि शेयर एप्लीकेशन पर रिसीव होता है, एंड अगेंस्ट विच, और इसके अगेंस्ट कंपनी अलॉटमेंट करती है, ठीक है, लेकिन थोड़े समय बाद। तो पेंडिंग अलॉटमेंट इसलिए बोलते हैं। सिंपल है बहुत। अगर कुछ शेयर की अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव है लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं करी है, तो उस अमाउंट को, जितना भी अमाउंट हमें रिसीव है, उस अमाउंट को हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में इसी लाइन आइटम के आगे लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, इसका नेचर, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करें, ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की। नॉन करंट से हम समझते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर या फिर 12 महीने 12 मंथ से ज़्यादा का पीरियड होता है वो नॉन करंट समझा जाता है। जो 12 मंथ से ज़्यादा का पीरियड होता है वो नॉन करंट समझा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल होती है, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड कुछ बातें दी हैं तो हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। जैसे कि किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ है तो हम उसे
जो नॉन करंट लाइबिलिटी है, हम उसका जो 12 मंथ के बाद कोई हम 12 मंथ के ऊपर तक का टाइम लेती है कोई लाइबिलिटी, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। और फाइनेंशियल ईयर जो पीरियड है 12 मंथ का होता ही है। लेकिन अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा है, मान लो अगर किसी कंपनी की 16 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल है और उसने कोई लोन ले रखा है बैंक से, तो वो लोन उसे 14 मंथ में देना है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं होगी, वो होगी करंट लाइबिलिटी। क्योंकि 12 मंथ से ऊपर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑपरेटिंग साइकिल के अभी भी अंदर है। तो ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ है और पे करना है उसे 14 मंथ के अंदर अंदर। भले ही 12 मंथ से ऊपर हो, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आगे नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी आर डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो डिफाइन करी गई है शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट 2013 के एज दोज लाइबिलिटी विच आर नॉट करंट लाइबिलिटी। कैसे करिए, जो कि करंट लाइबिलिटी नहीं होती, इस तरीके से। दीज आर सब क्लासीफाइड इनटू लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये क्लासीफाई करी गई हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रोविजंस में। तो ये 4 इसकी सब क्लासिफिकेशन है। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है सब हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मीनिंग क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आर द बोरोइंग विच एज ऑन द डेट ऑफ बोरोइंग आर रिपेबल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो होती हैं जो कि रिपेबल करनी होती हैं, ठीक है, आफ्टर मोर देन 12 मंथ। ठीक है, जिस भी समय जो भी डेट को हमने बोरो करी है उसके 12 मंथ्स के अगर बाद में हम बोरो पे करनी है 12 मंथ्स के बाद, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी। ऐसे ही अगर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट की डेट से और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड स्पेसिफाई किया गया है, पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अगर स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इस ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के बाद अगर कोई लाइबिलिटी हमें पे करनी है, कहने का मतलब ये है कि कोई ऑपरेटिंग साइकिल है 16 मंथ की, और अगर कोई लाइबिलिटी है कि वो हमें 16 मंथ बाद पे करनी होगी, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी। नेक्स्ट हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। जो हमारी अकाउंटेबल इनकम होती है, जो हमारे अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स शो करते हैं, और जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है अकॉर्डिंग टू टैक्स जो इनकम होती है, उसका जो डिफरेंस होता है उस पर टैक्स होता है, उसके डिफरेंस पे जो टैक्स होता है। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में कोई डिफरेंस आया, फिर उस डिफरेंस पे अमाउंट ऑफ टैक्स आया, ठीक है, तो वो हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती है। इट इज़ ओनली ए बुक एंट्री एंड नॉट एन एक्चुअल लाइबिलिटी। वैसे ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होती है, ये केवल बुक एंट्री होती है। कभी एक फाइनेंशियल ईयर में ये लाइबिलिटी होती है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये एसेट हो जाता है, हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाता है। तो ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होती है, ये केवल बुक एंट्री होती है। इट इज़ अराइज व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज़ मोर देन टैक्सेबल इनकम। और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब होती है? जब अकाउंटिंग इनकम, एग्जांपल के लिए अकाउंटिंग इनकम हमारी 10 लाख है, ठीक है, और टैक्सेबल इनकम हमारी 9,50,000 है, ठीक है। तो 9,50,000 और 10 लाख डिफरेंस, इसमें 50,000 का डिफरेंस आता है। अकाउंटिंग इनकम जो है हमारी वो 50,000 ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम से। अब उस 50,000 पे जो टैक्स होगा 10%, 12%, जो जितना भी परसेंटेज ऑफ टैक्स होगा, उस अमाउंट को हम इधर लिखते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में। उसी अमाउंट को, जितना भी अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, ठीक है, उस अमाउंट को डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़।
दे आर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। सिंपल इसमें है सिंपल है बहुत। हमें पता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है हमें उन्हें हटा देना है और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ को हटा देना है। तो जो बची हुई होंगी वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। और हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हम इन जो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं हम इनको पहचानेंगे कैसे? तो हमें पहला तो हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि ये जो रिपेमेंट पीरियड है वो 12 महीने से ज़्यादा है। फिर देखना है कि जो रिपेमेंट पीरियड है ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और फिर देखना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नहीं है, तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। बहुत ईजी है ये। फिर नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो जाता है, जो कि सब हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी का। नॉन करंट लाइबिलिटी के 4 सब हेड हैं जो आपके सामने हैं, उन्हीं में से एक लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। These are the provision for liabilities that will be payable after 12 months, more than months from the date of balance sheet or after period of operating cycle। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न वो प्रोविज़न होते हैं जो कि कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि पेबल होती हैं, देनी होती हैं 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के बाद। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऑपरेटिंग साइकिल अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग साइकिल कितना दिया हुआ है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा दिया हुआ है तो उसको हमें कंसिडर करना है। अगर जितना भी ज़्यादा दिया होगा, एग्जांपल जो मैंने लिया था कि जैसे कि 16 मंथ है ऑपरेटिंग साइकिल किसी कंपनी का, तो अगर 16 मंथ से अगर कोई ऊपर लाइबिलिटी पेबल होगी, ऊपर 16 मंथ से बाद में कोई लाइबिलिटी देनी होगी, परचेज जिस दिन करा उस दिन से लेकर जिस दिन हमने लाइबिलिटी बोरो करी उस दिन से लेकर 16 मंथ्स के बाद कोई अगर हमें लाइबिलिटी पे करनी होगी तो ही वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाई जाएगी। तो ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे बहुत कम क्वेश्चंस में आती है लेकिन कन्फ्यूज़न करेगी अगर आप क्वेश्चन में आएगी, तो इसलिए पहले से हमें इसे क्लियर करके रखना है। बहुत सिंपल चीज़ है, इतनी सी है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है 12 मंथ से, कितना भी ज़्यादा हो, उस ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड से ओवर पीरियड जा रहा है लाइबिलिटी की रिपेमेंट का, तो वो लॉन्ग टर्म है। अगर कोई भी लाइबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर हमें पे करनी है तो वो शॉर्ट टर्म है। आज की क्लास में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे की टर्म बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो या फिर कमेंट्स में आपको क्लियर करने की कोशिश कर दूँगा। थैंक यू।